हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो आज हम आपकी क्लास 12th का जो सेकेंड बुक है जिसका नाम है द विस्तास, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है द थर्ड लेवल। अब इस स्टोरी में क्या होता है, इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम चार्ली है। और चार्ली अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान होता है या इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है कि वो उस सफरिंग के कारण इमेजिनेशन में टाइम ट्रैवल करता है। इसीलिए इस स्टोरी को साइंस फिक्शन भी बोलते हैं। साइंस से रिलेट इसलिए करती है क्यों, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करता है, और फिक्शन टोटली इमेजिनेशन पे बेस्ड है ये स्टोरी। तो उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं टाइम ट्रैवल करने के बाद, या वो क्या क्या चीज़ें देखता है, वही हम इस स्टोरी में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन a stack of timetables that there are only two. न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलमार्ग के अध्यक्ष समय सारणी के ढेर पर कसम खाएंगे कि केवल दो ही हैं। अब केवल दो ही हैं या ओनली टू क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। चार्ली जो आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो एक रेल स्टेशन पे जाता है या मेट्रो स्टेशन टाइप जगह पे जाता है। वहाँ पे सिर्फ दो लेवल्स होते हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन में जब टाइम ट्रैवल करता है तो वो किस लेवल पे पहुँच जाता है, तीसरे लेवल पे। तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि जितनी भी हायर अथॉरिटी है या जो भी लोग वहाँ के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब कसम खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि सिर्फ दो हैं। दो क्या हैं? लेवल। But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. लेकिन मैं कहता हूं कि तीन है। फिर यहाँ पे तीन क्या है? लेवल्स की बात कर रहा है, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर रहा हूं। हाँ, मैंने स्पष्ट कदम उठाया है। आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। मैंने अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की दूसरों के बीच। साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक कौन होते हैं? जब आपको किसी भी तरीके से दिमाग में या मानसिक बीमारी या मानसिक चीज़ों में कुछ परेशानियां होती हैं, तो जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसे साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं या मनोचिकित्सक बोलते हैं। I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was waking dream wish fulfillment. मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया और उसने कहा कि यह एक जागते हुए सपने की इच्छा पूर्ति थी। ये जो लिखा हुआ है, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि आप जागती हुई आंखों से सपना देख रहे हैं। जागती हुई आंखों से सपना देखने का अर्थ क्या होता है कि आप ऐसी चीज़ सोच रहे हैं या आप ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो वास्तव में पूरी होना बहुत मुश्किल या एकदम असंभव जैसा है। तो उसका साइकाइट्रिस्ट क्या बोलता है कि जब दो ही चीज़ें हैं और बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि सिर्फ दो लेवल हैं, तो तुम तीसरे लेवल की बात कर रहे हो, तो ये जागते हुए सपने देखने जैसा है बिल्कुल। He said I was unhappy. उसने कहा कि मैं दुखी था। That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all of the rest of it and that I just want to escape. इससे मेरी पत्नी कुछ हद तक नाराज हो गई, लेकिन उसने समझाया कि उसका मतलब था कि आधुनिक दुनिया असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और बाकी सबसे भरी हुई है और मैं बस भागना चाहता हूँ। एस्केप, भागना चाहता हूँ या बच के निकलना चाहता हूँ। ये जो वर्ड्स लिखे हैं आपके, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फेयर, भय, वॉर, युद्ध, वरी, चिंता। तो उसका साइकाइट्रिस्ट उससे बोलता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी कि जो आप लाइफस्टाइल है, वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं हेक्टिक है, इतना परेशान करने वाला है कि लोग उससे भागना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, और तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि वहाँ से एस्केप कर जाओ या बच के निकल जाओ। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. खैर, कौन नहीं चाहता? मेरे जानने वाले सभी लोग भागना चाहते हैं, लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी भी तीसरे स्तर पर नहीं जाते। यानी कि वो क्या बोलता है कि जिसको भी वो जानता है, वो सब जो रियलिटी है वहाँ से भागना चाहते हैं या एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो तीसरे लेवल पे पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वैसे कोई भी तीसरे लेवल पे नहीं पहुँचता है। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। लेकिन यही कारण है, उन्होंने कहा, और मेरे सभी दोस्त सहमत थे। Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality.
उन्होंने दावा किया कि सब कुछ इसी और इशारा करता है। उदाहरण के लिए मेरा डाक टिकट संग्रह यह वास्तविकता से अस्थायी शरण है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा जानते हैं क्या कि जब लाइफ में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जिससे कि बहुत लाइफ हमारी हेक्टिक हो रही होती है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं सुकून देती है या कामनेस का एहसास होता है। तो ये अपनी लाइफ से जब सेटिस्फैक्शन या थोड़ा सा जो हेक्टिक लाइफ है उससे हटता है तो क्या करता है, स्टैम्प को कलेक्ट करता है। और ये जो लिखा है रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मतलब जो वास्तविकता है उससे थोड़ा हट जाना या थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। ये जो लिखा है वास्तविकता से अस्थायी शरण, यानी कि रियलिटी क्या है, रियलिटी तो उसकी सफरिंग लाइफ है, लेकिन जब वो स्टैम्प कलेक्ट करता है तो थोड़ा सा उसे सुकून मिलता है या थोड़ा सा अपनी जो कठिन जिंदगी है उससे वो थोड़ा समय बचा पाता है। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day. From all I hear, and he started my collection. खैर हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से किसी शरण की आवश्यकता नहीं थी। उनके दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण था, मैंने सुना है, और उन्होंने मेरा संग्रह शुरू किया। It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. यह भी एक अच्छा संग्रह है, लगभग हर अमेरिकी मुद्दे, पहले दिन के कवर और इसी तरह के 4 ब्लॉक। यानी कि वो बताता है उसके पास किन किन चीज़ों का कलेक्शन है। पहला तो यूएस इशू, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके स्टैम्प्स निकल आते हैं, तो यूएस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उनके स्टैम्प आए तो उसके कलेक्शन। दूसरा ये जो लिखा है आपका फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं, कोई नया स्टैम्प जब रिलीज होता है तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो उस स्टैम्प का यूज़ करके अपने पास भेज देते हैं, और फिर जो वो एनवेलप भेजते हैं उसको खोलते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तारीख भी याद रहती है उससे, और उनके पास फर्स्ट डे का जो स्टैम्प होता है उसका कलेक्शन भी होता है, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर्स। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी डाक टिकट एकत्र किए, आप जानते हैं। Anyway, here is what happened at Grand Central. वैसे यहाँ ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ। One night last summer I worked late at the office. पिछली गर्मियों में एक रात मैं कार्यालय में देर तक काम करता रहा। ये चार्ली अपने बारे में बता रहा है। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. मुझे अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से मेट्रो लेने का फैसला किया क्योंकि यह बस से भी तेज है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मेन कैरेक्टर आपका 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. अब वो अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है कि वो उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है। मैं चार्ली नाम का एक साधारण आदमी हूँ, 31 साल का हूँ और मैंने टैन गैबडाइन सूट और फैंसी बैंड वाली स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी। I passed a dozen men who looked just like me. मैंने 1 दर्जन आदमियों को पार किया जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे। अब मेरे जैसे दिखते थे, यहाँ से थोड़ा सा आपकी स्टोरी का वो हिस्सा शुरू होता है कि जब वो टाइम ट्रैवल करता है। बेसिकली टाइम ट्रैवल क्या होता है कि आप समय से आगे चले जाते हैं या समय से पीछे चले जाते हैं, तो उसे बोला जाता है टाइम ट्रैवल। तो टाइम ट्रैवल कैसे यहाँ रिलेट करता है ये समझिए कि उसने क्या बोला कि डजन मैन मतलब 12 से ज़्यादा या 12 आदमियों को देखा जो उसके जैसे थे। उसके जैसे नहीं थे, उसके जैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। यहाँ इस लाइन का ये अर्थ है। And I wasn't trying to escape from anything. और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं बस अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाना चाहता था। चार्ली की वाइफ का क्या नाम है? लुइसा। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे पहली मंजिल पर गया, जहां से आप 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन लेते हैं। Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into a arched doorway heading for the subway and got lost. फिर मैं दूसरी मंजिल पर एक और सीढ़ी से नीचे चला गया। जैसे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, इससे आप
नीचे की ओर जा रहे हैं, जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें निकलती हैं। मेट्रो की ओर जाने वाले एक मेहरबदार दरवाजे में घुस गया और खो गया। That's easy to do. ऐसा करना आसान है। I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर जा चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा नए दरवाजे, सीढ़ियों और गलियारों से टकराता रहता हूँ। यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल आपका स्टेशन है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि कितनी भी बार वहाँ पे आप चले जाएं, लेकिन भटक जाने के या खो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वो जब भटका पहली बार, या जब अभी वो भटका है, तो उसको ये नॉर्मल लगा, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं या होती रहती हैं। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुसा और रोजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया। टनल क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपको कनेक्ट कर रहा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं टनल लंबा सा 1 मील टाइप का, और फिर वो कहाँ से निकल करके आया, रोजवेल्ट होटल, यानी कि कोई होटल रहा होगा, उसकी लॉबी ऐसी दिखती होगी जहाँ वो बाहर निकल करके आया। तो उसके पास के एक्सपीरियंस थे। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. दूसरी बार मैं 3 ब्लॉक दूर 46th Street पर एक ऑफिस बिल्डिंग में आया। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जड़ों की तरह नए गलियारे और सीढ़ियाँ बना रहा है। यानी कि जो कई बार ऐसा हुआ कि वो कभी किसी होटल में निकला, कभी किसी ऑफिस में निकला, इसके कारण उसको ऐसा लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ग्रो कर रहा है, और जो उसकी जड़ें हैं, जड़ों की तरह उसके नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं और स्टेयरकेस निकल करके आ रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जो अभी शहर के नीचे से गुजर रही है, टाइम्स स्क्वायर की ओर जाती है और शायद सेंट्रल पार्क की ओर जाती है। एंड मे बी बिकॉज फॉर मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और शायद क्योंकि इतने सालों से बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक निकास, भागने का रास्ता रहा, शायद इसी तरह मैं सुरंग में घुसा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। जिस गलियारे में मैं था वह बाईं ओर मुड़ने लगा, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ एंगल होने लगा। अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो वो लेफ्ट की तरफ एंगल होना स्टार्ट हुआ। स्लैंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर झुकने लगा, स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर झुकने लगा, और मुझे लगा कि यह गलत है, लेकिन मैं चलता रहा। एंगलिंग लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ने लगा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. मैं सिर्फ अपने कदमों की खाली आवाज़ सुन सकता था और मैं किसी की भी पास से नहीं गुजरा। I didn't pass a soul का मतलब है कि वो जो टनल था वो पूरा खाली था, कोई और दूसरा व्यक्ति उस टनल में उसे नहीं दिखाई दिया। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर मैंने आगे एक तरह की खोखली गर्जना सुनी, जिसका मतलब है खुली जगह और लोग बात कर रहे थे। हॉलो रोड, खुली गर्जना, यानी कि जब आप कभी किसी टनल से निकल रहे हो या टनल में आप अकेले हो, तो जो जहाँ पे ओपनिंग होगी उसकी, वहाँ से आवाज़ एकदम अंदर आएगी। तो जब आवाज़ अंदर आएगी तो काफ़ी तेज़ आपको सुनाई देगी, इसीलिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है रोर यूज़ किया है, गर्जना जिसे हिंदी में बोलते हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, सुरंग एकदम बाईं ओर मुड़ गई। I went a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. मैं छोटी सीढ़ियों की ओर नीचे चल पड़ा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल पर आ गया। यानी कि जहाँ पे सिर्फ 2 लेवल थे, वो अब कौन से लेवल पे था? तीसरे लेवल पे। और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? उसके इमेजिनेशन में हो रही हैं सिर्फ। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन दी 2nd लेवल। बस एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। लेकिन मैंने देखा कि कमरा छोटा था, टिकट खिड़कियां और ट्रेन के गेट कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग।
और बीच में सूचना बूथ लकड़ी का और पुराना दिख रहा था। ओल्ड टाइम्स में जो इंफॉर्मेशन बूथ होता था वो किस तरीके का दिखता था? लकड़ी का दिखता था, सूचना बूथ लकड़ी का था। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeve protectors। और बूथ में मौजूद आदमी ने हरे रंग का आई शेड और लंबी काली आस्तीन के प्रोटेक्टर पहने हुए थे। आस्तीन के जो प्रोटेक्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप इस फोटो में देख पाओगे कि जो स्लीव्स होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और किस कलर का उसने बताया? ब्लैक कलर का। तो ये होते हैं आस्तीन को प्रोटेक्ट करने वाले। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। रोशनी मंद थी और टिमटिमा रही थी। फ्लिकरिंग का अर्थ क्या होता है? टिमटिमाना, यानी कि बंद होना और जल जाना, बंद होना और जलना। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। फिर मैंने देखा कि क्यों वे खुली लौ वाली गैस लाइट थी। यानी कि जो फ्लिकरिंग थी वो क्यों हो रही थी? वो गैस लाइट थी, वहां इलेक्ट्रिसिटी से वो लाइट नहीं जल रही थी, गैस से वो बर्न कर रही थी, इस वजह से वो फ्लिकरिंग जैसा इफेक्ट दे रही थी। देयर वर ब्रास स्पुटॉन्स ऑन द फ्लोर and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. फर्श पर पीतल के थूकदान थे, स्पिटॉन्स थूकदान। और स्टेशन के उस पार रोशनी की एक चमक ने मेरी नज़र को आकर्षित किया। एक आदमी अपनी बनियान की जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। सोने की घड़ी जो ओल्ड टाइम्स में यूज़ होती थी, जिसको आप खोल सकते थे और खोल करके उसमें टाइम देख सकते थे। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने ढक्कन खोला, यानी कि जो गोल कलर की गोल गोल होती है और उसको आप ऐसे करके, गोल्डन कलर की होती है और आप ऐसे करके खोल सकते हैं। तो उसने ढक्कन खोला, अपनी घड़ी पर नजर डाली और भौएं सिकोड़ ली। Snapped open the cover, उसने ढक्कन खोला। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black हैंडल बार मुस्टाचे। उसने एक डर्बी टोपी, छोटे लेपल्स वाला एक काला 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था और उसकी एक बड़ी काली हैंडल बार मूछें थी। अब हैंडल बार मूछें क्या होती हैं? देखिए, ये हैंडल जैसी आपको दिखेंगी। तो ये हैंडल बार जो हैंडल टाइप का होता है पकड़ने वाला, वैसी मूछें होती हैं। और ये जो हैट होती है इसको डर्बी कैप बोलते हैं। ये जो है आपका ब्लैक 4 बटन सूट। अब यहाँ पे तो बेसिकली 2 हैं, 2 बटन्स और यहाँ पे हो जाएंगे। और टाइनी लेपल्स, ये जो होता है इसको टाइनी लेपल्स बोलते हैं। ये ओल्ड टाइम का फैशन है। तो इसमें क्या होता था कि जो लेपल्स वाला हिस्सा है या जो कॉलर टाइप का आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा होता था। तो उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है बहुत अच्छी तरह से। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर मैंने चारों ओर देखा और देखा कि स्टेशन पर हर कोई 1890 के आसपास के कपड़े पहने हुए था। अभी उसने किसकी बात की थी? 20th सेंचुरी की। और अब वो जहाँ पे है वहाँ पे लोगों के कपड़े या ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है? 1890 का। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ी, मूछें और फैंसी मूछें कभी नहीं देखी थी। यानी कि जो मुस्टाचेस का जो फैशन था वो ओल्ड टाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। तो वो वहाँ पे 1890s में जब वो पहुँचा होगा तो उसे वो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of high buttoned shoes. एक महिला ट्रेन के गेट से अंदर आई। उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी थी और उसके हाई बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट थी। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप कह सकते हो स्लीव्स जो है जो थोड़ी सी वाइडेंड है, इसी को बोला है लेग ऑफ मटन स्लीव्स। यानी कि थोड़ी सी वाइडेंड होती थी ओल्ड टाइम्स में। और जो उसका ड्रेसिंग सेंस बताया है कि स्कर्ट्स पहनी हुई थी और हाई बटन शूज थे। हाई बटन शूज जो 1890s या एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा देखने में मिलते थे। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small carrier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. उसके पीछे पटरियों पर मैंने एक लोकोमोटिव की झलक देखी, एक बहुत छोटा क्यूरियर और आइल्स लोकोमोटिव जिसमें एक फनल के आकार का स्टैक था। एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। सुनिश्चित करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया और उसके पैरों के पास कागज़ों के ढेर पर
नजर डाली। अब उसे अभी तक क्या था, थोड़ा थोड़ा डाउट था या थोड़ा थोड़ा वो कंफ्यूजन में था कि ये कहाँ पे है या किस समय में है। तो उसको क्लियर करने के लिए वो सीधा एक न्यूज़ बॉय यानी कि जो पेपर वाले होते हैं उनके पास गया और फिर उसने क्या पाया, इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। यह द वर्ल्ड था। अब ये जो द वर्ल्ड है ये न्यूज़पेपर का एक टाइप है और द वर्ल्ड उसे उस लड़के के पास देखने में मिला और आगे उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, और द वर्ल्ड कई सालों से प्रकाशित नहीं हुआ है। कहाँ प्रकाशित नहीं हुआ? जहाँ ओरिजिनली जिस टाइम में वो था, लेकिन जब वो टाइम ट्रैवल करके पीछे गया तो उसे वहाँ पे फिर से द वर्ल्ड देखने को मिला। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। मुख्य कहानी में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा गया था। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। मुझे वह फ्रंट पेज तब से पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में मिला है और यह 11 जून 1894 को छपा था। तो जो डेट पड़ी होगी न्यूज़पेपर पे वही दिन होगा वहाँ। तो कौन सा दिन था वो? 11 जून 1894। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। मैं टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा, यह जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल में तीसरे स्तर पर मैं टिकट खरीद सकता हूँ जो लुइसा और मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी ले जाएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं। यानी कि जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो 1894 में है तो उसने तुरंत खिड़की के पास पहुंचा कि जल्दी से टिकट लेते हैं और जहां भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाना चाहते हैं वो चला जाएगा। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। वर्ष 1894 में और मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट चाहिए। अब गेल्सबर्ग और इलिनॉइस में वो जाना चाहता था, या न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है गेल्सबर्ग, वहां पे वो इलिनॉइस में जाना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहां गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मेट ओवरहेड एंड द रूफ द स्ट्रीट्स। बहुत अच्छा शहर है और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया उसने। यह अभी भी एक अद्भुत शहर है जिसमें बड़े पुराने फ्रेम वाले घर, विशाल लॉन और बहुत बड़े पेड़ हैं जिनकी शाखाएं ऊपर से मिलती हैं और सड़कों को छत देती हैं। यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जब रोड ऐसे करके जा रही होती है तो जो पेड़ होते हैं ऊपर ऊपर जा करके मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं, जब वो मिलते हैं तो एक तरीके से क्या करते हैं, आप कह सकते हैं छायादार बन जाते हैं और ऊपर से पूरा कवर कर लेते हैं। तो उसने वही चीज़ बताई यहाँ पे। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world। और 1894 में गर्मियों की शामें दुगनी लंबी होती थी। दुगनी लंबी किसमें? कंपैरेटिवली जिस समय से वो आया था उसको कंपैरिजन किया या उसके मुकाबले में। और लोग अपने लॉन में बैठते थे, पुरुष सिगार पीते और चुपचाप बातें करते, महिलाएं ताड़ के पत्ते के पंखे हिलाती, चारों ओर जुगनू जलते। जुगनू आप जानते हैं एक जानवर होता है जिसकी पूंछ जो होती है कभी कभी लाइट जलती है उसमें, तो उसी को फायर फ्लाइज भी बोलते हैं। एक शांतिपूर्ण दुनिया में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर। किस टाइम में है वो? जहां से प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पूर्व और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर डैट। मुझे इसके लिए 2 टिकट चाहिए। यानी कि वो बहुत एक्साइटेड हो गया और एक्साइटेड होने के साथ उसने उस जगह का और उस समय का वर्णन किया कि किस तरह से वहाँ के लोग थे, किस तरह से वहाँ जीवन चलता था और जो आगे मेजर इवेंट्स होने वाले थे वो कितनी दूर हैं उस साल से। और वो इसी वजह से खुशी खुशी उसने 2 टिकट्स मांगे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets वन वे। क्लर्क ने किराया अनुमान लगाया। क्लर्क कौन? जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, उसको क्लर्क बोला है यहाँ। उसने मेरी फैंसी हैडबैंड पर नज़र डाली लेकिन उसने किराया अनुमान लगाया और मेरे पास 2 कोच टिकट एक तरफ के लिए पर्याप्त थे। वन वे का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना।
अब वन वे के लिए उसके पास जो टिकट जो पैसे थे वो एकदम सफिशिएंट थे, यानी कि पर्याप्त थे। बट वैन आई काउंटेड आउट दी मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा तो क्लर्क मेरी ओर देख रहा था। ही नॉडेड एट दी बिल्स। उसने पत्र मुद्रा को देखकर सिर हिला दिया। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. यह पैसा नहीं है श्रीमान, उसने कहा, और अगर आप मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। और उसने अपने बगल में रखे कैश ड्रॉर पर नज़र डाली। ट्राइंग टू स्किन मी यानी कि ऐंठने की कोशिश करना या ठगने की कोशिश करना। तो उसने जो वहाँ क्लर्क बैठा था उसने कहा था कि मुझे ठगने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। बेशक यह पैसा पुराने जमाने के नोट का था, क्योंकि जो नोट इसके पास थी वो वहाँ नहीं चलते थे। सपोज टू बी आज के टाइम में वहाँ पे इतना बड़ा नोट चलता है, तो उस टाइम में कितना चलता होगा, इसका जस्ट हाफ। बेशक यह पैसा पुराने ज़माने के नोट थे जो आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले नोटों से आधे बड़े थे और अलग दिखने वाले भी थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। मैं मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। और उसने एक बहुत मज़े की बात बोली, 1894 में भी जेल में कुछ भी अच्छा नहीं था। यानी कि जो जेल है वो तो जेल है, फिर वो चाहे 1894 की हो या 1950s की हो या 2020 की हो, तो उसमें कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला गया, मुझे लगता है। Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. अगले दिन दोपहर के भोजन के समय मैंने बैंक से $300 निकाले, जो हमारे पास लगभग सभी पैसे थे, और पुरानी शैली की मुद्रा खरीदी, जिससे मेरे मनोचिकित्सक मित्र को बहुत चिंता हुई। नियरली ऑल वी हैड, इस लाइन का क्या अर्थ है? इस लाइन का अर्थ यह है कि जितना भी हमारे पास था, जो हमारे पास था लगभग सभी, यानी कि जो भी सेविंग थी, जितना भी बैंक अकाउंट में था, कितना था? $300 उसने पूरा निकाल लिया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आप लगभग किसी भी सिक्का डीलर से पुराना पैसा खरीद सकते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि ओल्ड टाइम्स के नोट ले रहे हैं और न्यू टाइम्स के नोट दे रहे हैं उसे, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपना जो कट है वो रख लेगा। उसी को यहाँ पे क्या उसने बोला है? प्रीमियम बोला है। My $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. मेरे $300 से पुराने शैली के बिलों में 200 से भी कम खरीदे जा सकते थे। यानी कि उसने कितने दिए? $300 दिए, उसे मिले कितने? 200 से भी कम मिले। लेकिन वो इस बात से परेशान नहीं है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन थे, यानी कि 13 सेंट्स में आपको कितने अंडे मिलने वाले थे? 12 अंडे मिल जाते। तो इस वजह से वो इस बात की परवाह किए बिना उसने बदल दिए। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन मुझे फिर कभी वह गलियारा नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर तक जाता है, हालांकि मैंने कई बार कोशिश की। यानी कि वो इमेजिनेशन में गया था और इमेजिनेशन को उसने इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बना लिया था कि वो गया, उसने नोट भी बदल दिए, और नोट बदलने के बाद उसने फिर से दोबारा से ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. जब मैंने उसे यह सब बताया तो लुइसा बहुत चिंतित हो गई और वह नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे स्तर की तलाश करूं, और थोड़ी देर बाद मैं रुक गया। यानी कि जब उसने अपनी वाइफ को बताया होगा तो उसको लगा होगा कि ये फिर अपनी परेशानी के चलते इसने कुछ नई स्टोरी सोच ली है या कुछ नया देख लिया है जिसकी वजह से ये परेशान हो रहा है। तो उसने उसको रोका और वो रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैं अपने टिकटों के पास वापस चला गया। अगेन जो उसकी हॉबी थी, स्टैम्प्स कलेक्ट करना है, टिकट्स कलेक्ट करना। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि
लेकिन अब हम दोनों हर सप्ताहांत खोज रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है कि तीसरा स्तर अभी भी वहाँ है। हम दोनों से क्या सेंस है, हम दोनों से लुइसा और चार्ली की बात हो रही, और वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सबूत है या कोई प्रूफ है जिससे कि ये बात साबित हो रही है कि तीसरा लेवल है। वो क्या है, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपेयर्ड, नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड। मेरा दोस्त सैम वेनर गायब हो गया, कोई नहीं जानता था कि कहाँ, लेकिन मुझे कुछ हद तक संदेह था। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। मैं वहाँ स्कूल गया था और वह हमेशा कहता था कि उसे इस जगह की आवाज़ पसंद है। लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, इस जगह की आवाज़ पसंद है का क्या मतलब है? वहाँ का पूरा वातावरण, वहाँ का पूरा वातावरण, वहाँ की हरियाली, वहाँ के लोग, वहाँ का घर, तो ये सारी चीज़ें पसंद है। तो उसको एक लाइन में सम अप किया है कि उस जगह का या गेल्सबर्ग जो शहर है वहाँ का साउंड उसे पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और वह वहीं है, ठीक है, 1894 में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज? क्योंकि एक रात अपने स्टैम्प संग्रह के साथ परेशान होकर मैंने पाया, अच्छा क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर वो होता है कि कोई अगर स्टैम्प रिलीज हुआ है तो जो वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, अपने को ही पोस्ट कर लेते हैं और खाली एनवलप के साथ, जिससे कि उनके पास वो डेट भी रहती है, साथ में पहले ही दिन उन्होंने उस स्टैम्प को अपने पास भेजा था ये भी रहता है। तो उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। वो अब उसी के बारे में बोल रहा है कि आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं या आपको याद है? क्यों ऐसा बोलता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date। जब कोई नया स्टैम्प जारी किया जाता है तो स्टैम्प संग्रहकर्ता कुछ खरीदते हैं और बिक्री के पहले दिन खुद को लिफाफे भेजने के लिए उनका उपयोग करते हैं और डाक टिकट को प्रमाणित करते हैं। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि जो एनवेलप है उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं होती कि जो आपको फाड़ करके खोल के पढ़ने की ज़रूरत पड़े, यानी कि उसके अंदर पहले तो पेज नहीं होते हैं और होते भी हैं तो वो खाली होते हैं, जिससे कि उसको फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ कलेक्शन के लिए वो एनवेलप रखा जाता है। दे नेवर ओपन, उन्हें कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवेलप, आप बस लिफाफे में खाली कागज डालते हैं। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there। उस रात मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर में से मुझे एक ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। But there it was, लेकिन वह वहाँ था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। That's what the address on the envelope said। यह वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को गेल्सबर्ग में उनके घर पर भेजा था। लिफाफे पर यही पता लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस अगेन जुलाई 18, 1894। द पोस्टमार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। और यह 18 जुलाई 1894 से वहाँ था। पोस्टमार्क से यह पता चलता था, फिर भी मुझे यह बिल्कुल नहीं याद था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन, अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। यह डाक टिकट 6 सेंट का था, गहरे भूरे रंग का, जिस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर थी। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I looked it out and opened it। स्वाभाविक रूप से जब लिफाफा डाक से दादाजी के पास आया तो यह सीधे उनके संग्रह में चला गया और वहीं रहा जब तक कि मैंने इसे बाहर निकालकर खोला नहीं। यानी कि जितने भी उसके पास स्टैम्प थे दादाजी के, वो सब खुले हुए थे, लेकिन ये वाला कैसा था, जो खुला नहीं था। द पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक, अंदर का कागज खाली नहीं था। इट रीड, उस पर लिखा था, अब ये एड्रेस लिखा हुआ है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। नो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, उसका एड्रेस ही है बेसिकली।
चार्ली मैं चाहता था कि तुम सही हो. Then I got to believing you were right. And चार्ली it's true. फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम सही हो और चार्ली यह सच है. I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at Daly's someone is playing a piano. मैं तीसरा स्तर पा लिया. अब जिस बंदे ने भी उसको लेटर लिखा है, जिस पर्सन ने भी लिखा, उसने क्या बात लिखी है कि उसने तीसरा स्तर जो है पा लिया है. मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ और अभी दिल्ली के नीचे सड़क पर कोई पियानो बजा रहा है. यानी कि वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि नीचे क्या हो रहा है या आसपास क्या हो रहा है. And they were all out on the front porch seeing Nelly home and I am invited over for lemonade. और वे सभी सामने के बरामदे में एक सॉन्ग दे रखा है, गा रहे हैं और मुझे नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया गया है. लेमोनेड क्या होता है? नींबू पानी होता है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा. वापस आओ चार्ली और लुइसा. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. इट्स वर्थ इट. बिलीव मी. द नोट इज साइंड सैम. तब तक खोजते रहो जब तक तुम्हें तीसरा स्तर ना मिल जाए. यह इसके लायक है, मेरा विश्वास करो. नोट पर सैम के हस्ताक्षर हैं. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. मैं जिस स्टैम्प और सिक्का स्टोर पर जाता हूँ वहाँ मुझे पता चला कि सैम ने $800 की पुरानी शैली मुद्रा खरीदी है. That ought to set him up in a nice little hay, fed and grain business. इससे उसे घास, चारा और अनाज का एक अच्छा सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. वह हमेशा कहता था कि वह यही करना चाहता था और वह निश्चित रूप से अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता. Not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist. 1894 में इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में नहीं, उसका पुराना व्यवसाय. क्यों? सैम मेरा मनोचिकित्सक था. यानी कि जो उसे वो लेटर रिसीव हुआ था वो किसने लिखा था? सैम ने. और सैम कौन था? उसका पुराना दोस्त जो कि उसका साइकाइट्रिस्ट भी था. तो ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है. थैंक यू.